नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सिंधु पंचायत समिति में ध्वजारोहण के साथ चेटीचंड महोत्सव की हुई शुरुआत। 5 अप्रैल को होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। 6 अप्रैल को निकलेगी सुबह प्रभात फेरी। सिंधु पंचायत समिति पंचशील द्वारा आज सिंधु भवन पर झंडारोहण कर चेटीचंड महोत्सव की शुरुआत हुई। पंचशील में सिंधु पंचायत समिति द्वारा हर साल चेटीचंड महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अप्रैल को सिंधु भवन पर महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 6 अप्रैल को सुबह CSM मॉल से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें पंचशील के सिंधी समाज से जुड़े लोग भाग लेंगे। प्रभात फेरी का समापन भी सिंधु भवन पर ही होगा। पंचशील के द्वारा लगातार प्रतिवर्ष जब से इस पंचशील में हाउसिंग बोर्ड यूआईटी कॉलोनी का निर्माण होने का काम हुआ है, तब से चेटीचंड महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने का काम होता है और लगातार 17 सालों से यह आयोजन पंचशीलवासी करते आ रहे हैं। आज जिस भवन पर हम खड़े हैं, इस पंचशील भवन झूलेलाल मंदिर में ध्वजारोहण के साथ धर्म ध्वजा लहराने के साथ ही इस चेटीचंड महोत्सव की शुरुआत होने का काम हुआ है और सभी समाज बंधुओं ने, महिला मंडल ने बड़े उत्साह के साथ ध्वजारोहण में भाग लेने का काम किया है और आने वाले चेटीचंड महोत्सव में जो 3 दिन का एक कार्यक्रम है, पूरे शहर में अनेक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन पंचशील के कार्यक्रम की एक अलग ही रौनक होती है। यहाँ पर जो भागीदारी परिवारों के साथ होने का काम होता है, सिंधी समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग जो सहयोग देने का काम करते हैं, वो दर्शनीय है और हमें उत्साह बढ़ाती है हमारा कि चेटीचंड के कार्यक्रम को और किस तरह से वो धूमधाम से मनाने का काम करें। दादी होंगे सब कार्यक्रम। हाँ, जो महिला मंडल की ओर से लाडा प्रतियोगिता है, वो कार्यक्रम यहाँ सिंधु भवन पे होने का काम होगा। एक दिन पूर्व चेटीचंड से की पूर्व संध्या पर 5 अप्रैल को जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से झूलेलाल जी का बहराना साहब होगा, वो भी इसी सिंधु भवन प्रांगण में होने का काम होगा और प्रभात फेरी CSM मॉल राजीव चौक से शुरुआत होगी, जिसका समापन सिंधु भवन पर होने का काम है। मोहन जलानी, उपाध्यक्ष सिंधु भवन। चेटीचंड का प्रोग्राम हर साल की बात इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाने का एक निर्णय लिया गया है। सभी सदस्यगण व पंचायत गणों ने मिलकर के ये निर्णय लिया गया है कि इस बार चेटीचंड का प्रोग्राम 3 दिन का मनाया जाएगा। इसके अंदर 4 अप्रैल को एक लेडीज़ प्रोग्राम रखा गया है, लेडीज़ लाडा सिंधी संगीत प्रोग्राम रखा गया है, जो लेडीज़ क्लब की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद में 5 तारीख को मुख्य प्रोग्राम जो है बहराना साहब का प्रोग्राम होगा। भगत घनश्याम मशोक के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। उसके अंदर झूलन के भजन, बहराना साहब के कई झांकियाँ सजाई जाएगी और उसके बाद में महाआरती संत महात्मा के द्वारा महाआरती जो तो किया जाएगा। उसके बाद में भंडारे का प्रोग्राम है। भंडारे की व्यवस्था करीबन 2 से 2.5 हज़ार श्रद्धालु की व्यवस्था करी गई है। उसके बाद में 6 तारीख को सुबह जो प्रभात फेरी निकाली जाती है हमारी, एक वो जैसे शहर के अंदर चेटीचंड का जुलूस निकलता है, उसी के माध्यम से यहाँ पंचशील के अंदर प्रभात फेरी निकाली जाती है, जो इसके अंदर 8 से 12 झांकियाँ भी होती है सभी भगवानों की। और उसके बाद में जो प्रभात फेरी निकाली जाती है पंचशील A ब्लॉक से होती हुई, अन्य मार्गों से होती हुई पंचशील A, B, C ब्लॉक से जगह जगह स्वागतदार बनाए जाते हैं और जगह जगह प्रसाद वितरण किया जाते हैं। ये पिछले 17 साल से ये प्रोग्राम अपना चलता आ रहा है। पहले यह भवन नहीं था। भवन नहीं होने के कारण हम रोड पे ही, चबूतरे पे ही, जहाँ जगह मिलती थी सिंधी समाज मिल कर के और ये प्रोग्राम किया करता था। लेकिन अब 2011 से सभी के सहयोग से ये भवन बना और भवन बनने के बाद में आज 5 साल से हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए सभी का साधुवाद देना चाहते हैं समाज का और ये कोशिश करते हैं कि दिन पे दिन ये प्रोग्राम और अच्छा हो। आपका राधा कृष्ण आहूजा, अध्यक्ष सिंधी पंचायत। चेटीचंड के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। 4 तारीख को गुरुवार को लाडा जो संगीत कार्यक्रम लेडीज महिला मंडल की तरफ से किया गया है और 5 तारीख को यहाँ बहराना साहिब सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें से बच्चों का प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम के बाद में भंडारा रखा गया है, जिसमें सभी उसमें आम जनता आके भोजन करती है, भंडारा प्रसाद की स्वीकार करती है। 6 तारीख को राजीव सर्कल से सुबह 5 बजे धान का बस्ती में 20 से 25 जनों की गुट ने घुसकर लोगों पर बरसाई लाठी डंडे। धान का समाज पहुंचा क्लॉक टावर थाना। कल रात की है घटना, कई लोग हुए घायल।
अजमेर के पड़ाव इलाके की धानका बस्ती में देर रात जमकर हंगामा हुआ। 20 से 25 लोगों ने घर में घुसकर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि वह दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते मारपीट हुई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग क्लॉक टावर थाना पहुंचे और थाने का घेराव किया। देर रात 2 बजे तक महिलाएं व स्थानीय लोग थाने का घेराव करते रहे। आखिरकार पुलिस के आला अधिकारियों ने मध्यस्थता की और आरोपी युवकों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि 2 घंटे तक उनकी सुनवाई नहीं की गई और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। हाँ भाई, क्या मामला हुआ था? क्या आज हमारा बच्चा को इनका पुराना झगड़ा था, आपस की रंजिश थी, तो ये एक जाति विशेष के लोगों ने एक राय होके डंडे, सरिये, हॉकी और तलवार तक लेके हमारे धानका बस्ती के अंदर 20-25 जनों का गुट दारू पी के आया और एक घरों में अनाप शनाप मारपीट करी है। छोटे बच्चों से, औरतों से, जो सामने है उसी के डंडे पतंगे मारे, दरवाजे तोड़ दिए। आप जाके देखिए यहाँ पर क्या हालत है। अब हम यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए तो यहाँ पर पुलिस कह रही है कि भाई आप अपनी रिपोर्ट दे, हम कार्रवाई करते हैं। और वो आराम से सामने खड़े होकर अपनी आराम से, बिल्कुल मजे से, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वो तो कहते हैं कि पैसा फेंकते हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी पुलिस वाले का, कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी हमारा, और पैसा फेंक देंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो हम तो सीआई साहब से मिलना है, अपनी रिपोर्ट देना है। हम चाहते हैं श्रीमान जी इस पे कार्रवाई करें। ये गरीब अनुसूचित जनजाति वालों की बस्ती है, ये थोड़ी मतलब है कि आप पैसे वाले और मोहल्ले के अंदर आके हमला कर जाओगे। छोटे बच्चों पे हमला किया इन्होंने, कार्रवाई नहीं हुई तो हम एसपी साहब का सामने धरना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो इनका पैसा देखा जाएगा और हम लोकतंत्र की ताकत दिखाएंगे इनको। कानून वो कितने पैसे वाले हैं और कितने बदमाशों के सपोर्टर हैं, वही देखा जाएगा। अभी क्या हुआ? थाने का घेराव अभी थाने का इसलिए करा है कि हमारे बच्चों को मारा और हम रिपोर्ट देने आए तो कोई सुनने को तैयार नहीं। कहा बाहर बैठो, बाहर बैठो, हमारी औरतों से बदतमीजी हो रही है, बाहर बैठो, बाहर बैठो। तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? ये क्या कानून व्यवस्था है? ये हम अपना घर छोड़ के भाग जाए? हम रहे नहीं है या कोई उनके बंदिश में है? नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह कटारिया। दिन रात यहाँ दारू का धंधा यहाँ पर खुलेआम दारू बिकती है। 8 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक दारू बिकती है। सीएम साहब ने पाबंदी लगा रखी है कि दारू 8 बजे दारू नहीं बिकनी चाहिए। खुलेआम दारू बिक रही है। महिला को बालिकाओं की स्कूल है, उस स्कूल के सामने दारू बिक रही है। गाड़ियों के अंदर डिक्की में रख के दारू बिक रही है। एक पब्लिक जानती है, क्या प्रशासन नहीं जानता है? फिर भी बिक रही है। कारण क्या है? अब ये प्रशासन जाने क्या गड़बड़ है। 100 कदम की दूरी में नहीं है, खुलेआम दारू बिक रही है। और हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे भी, और कोई मारना चाहे तो आगे मार दे। हम तो, मगर हम तो लोकतंत्र में है, कानून व्यवस्था में हमको विश्वास है। हमको तो इस पे कार्रवाई चाहिए। कौन से थाने का मामला है? क्या ये क्लॉक टावर थाने का मामला है। हम धानका बस्ती पड़ाव के रहने वाले हैं। हम लोगों को 200 वर्ष हो गए रहते हुए। ये कल परसों के आए हुए काला बाजारी काम करने वाले हमको धमका के भगाएंगे। क्या नाम का? नाम मेरा नाम महेंद्र सिंह कटारिया। ये कोई अपने टूर में मुकदमा दर्ज हुआ था 307, उसमें आरोपी गण और प्रार्थी गण के आपस में कोई बोलाचाली और मारपीट की घटना हुई है। इस संबंध में जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी सर क्या मुकदमा दर्ज है? अभी रिपोर्ट दी नहीं इन्होंने। रिपोर्ट के लिए इनको कागज़ अप्लाई कराया हुआ है और इनको मौखिक में रिपोर्ट देने तो कहा, इनको हम लिखित में रिपोर्ट देंगे। जैसी भी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किस जगह घटना है? कौन से समाज के लोग? ये अभी जब रिपोर्ट आ जाता है तब उसमें हम बता देंगे आपको कि घटना किस जगह की है। और ये धानका समाज के लोग हैं। जीआरपी थाना पुलिस ने 3 आरोपी सहित 22 किलो डोडा पोस्ट चूरा पकड़ा। इस मामले को लेकर पुलिस ने तीनों से शुरू करी पूछताछ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी थाना पुलिस द्वारा काफी सख्ती दिखाई जा रही है। आज अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस द्वारा चित्तौड़गढ़ निवासी प्रकाश चंद कालू लाल रतन लाल को 22 किलो डोडा चूरा सहित गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 के दक्षिण छोर पर स्थित फुट ओवर ब्रिज के पास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ में 3 शख्स पर संदिग्ध वस्तु होने का अंदेशा हुआ, जिस पर उन तीनों शख्सों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 22 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ तो कौन आरोपी है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये 3 आरोपी हैं। एक प्रकाश चंद है, एक कालू लाल है, एक रतन लाल है। ये तीनों आरोपी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के ऊपर पुलिस को देख करके और इधर उधर होने लगे तो उनको शक होने के ऊपर देखा तो इन्होंने कंधे पे अपने अपने बैग लटकाए हुए थे। तीनों के पास बैग थे। तीनों के बैग को चेक किया तो उनके अंदर तीनों में ही डोडा चूरा मिला है। करीबन 20-22 किलो डोडा चूरा है, जिनको जब्त किया गया टाइम पर और मौके पर वहीं पर सील मोर करके हमें चलाए। मुकदमा करके कार्रवाई की जा रही है। ये लोग चित्तौड़ जिले के रहने वाले हैं और इधर आगे जालंधर जाना बता रहे हैं। बाकी तस्दीक की जाएगी जैसा भी होगा आगे कार्रवाई। ये आवेदन है या पहली बार ऐसे? अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, पीछे से तस्दीक मंगवाएंगे तब ज्ञात होगा।
कांग्रेस की सरकार को 100 दिन हुए पूरे, लेकिन वादे अब भी अधूरे, कहा अनीता बघेल ने। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने पत्रकार वार्ता संबोधित कर राज्य की कांग्रेस सरकार पर साधे निशाने। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अंकों के हिसाब से 100 दिन किसी भी काम का एक आकलन होता है। लोकतंत्र में जनता के वोट से चुनी गई सरकार 100 दिन के आंकड़ों के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाती है, मगर कांग्रेस सरकार अभी तक अपनी किसी भी उपलब्धि को गिना नहीं पाई है, क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई उपलब्धियां प्राप्त ही नहीं हो पाई है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ झूठे वादे कर सत्ता को हथिया ली, मगर उन वादों पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पूर्व लोगों से झूठे वादे कर रहे थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। वही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और नौकरी देने की बात कही थी, वही सुविधाओं को भी उनकी मांगों पूरी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक युवा भी बेरोजगार ही बैठा है और सुविधाओं का भी हाल बेहाल है। अनीता बघेल ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद कोर्ट से बेल पर चल रहे हैं। विधायक अनीता बघेल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दी गई सौगात पर भी कांग्रेस सरकार अपनी तानाशाही रवैया दिखा रही है और जनता को उसका फायदा नहीं दिला पा रही है। साथ ही प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा जिन योजनाओं को जनहित में जारी किया गया था, उन योजनाओं को भी कांग्रेस सरकार द्वारा ठप कर दिया गया है, जिस कारण से प्रदेश में जनता काफी तृप्त दिख रही है। पूर्व मंत्री एवं विधायक अनीता बघेल ने कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर तीखे कटाक्ष कर सरकार की नाकामियां गिनाई। देखिए, कांग्रेस की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन 100 दिन का ब्यौरा किसी भी कांग्रेस की सरकार के ना तो मिनिस्टर ने दिया है, ना मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इन 100 दिनों में कांग्रेस ने इस प्रदेश को बुरी तरह से तबाह करने की राह पर लेकर के गए हैं। महिला अत्याचारों में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है। 16% वृद्धि महिला अत्याचारों में हुई है और 86% वृद्धि ऑल ओवर अपराधों में हुई है। प्रत्येक दिन 2 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। राहुल गांधी जी जब 2 दिनों में राजस्थान में थे, उन 2 दिनों में 11 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। तो ये संकेत है कि राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है। कांग्रेस ने जो वादे किए वो सारे झूठे साबित हुए, चाहे संविदा कर्मियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो। इसके विपरीत राजस्थान सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद किया गया है। भामाशाह हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, इनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ में उन्होंने बिजली और पानी के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है। जो ना तो बिजली प्रदेश में आ रही है, ना पानी प्रदेश में आ रहा है, लेकिन दामों में लगातार वृद्धि हुई है। इन 100 दिनों में यदि कोई काम हुआ है तो वो हुआ है तबादला उद्योग बना है और भ्रष्टाचार ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इस तबादला उद्योग के कारण से आम व्यक्ति परेशान है, गेहूं नहीं मिल रहा है, निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। तो जब ये बात कहते हैं कि हम जनता के लिए बने हैं, जनता की भलाई के लिए बने हैं, तो जनता की भलाई करने वाली सरकार क्यों नहीं उनको राशन का गेहूं उपलब्ध करा रही है? क्यों नहीं उन निर्माण श्रमिकों को उनकी जो राशि है वो दे रही है, जो उनके लाभकारी योजनाएं हैं वो दे रही है? क्यों नहीं ये सरकार भामाशाह का इलाज जो मुफ्त में होता था वो क्यों नहीं दे रही है? इस भामाशाह के बंद करने के कारण से सारा वर्कलोड सरकारी हॉस्पिटल्स पर आ गया है और सरकारी हॉस्पिटल्स पर वर्कलोड आने की वजह से पूरा अस्पताल जो था वो चरमराया हुआ है। वहाँ किसी मरीज की सुध लेने वाला कोई अब बचा नहीं है। ट्रांसफर्स कर करके सरकारी हॉस्पिटल से लोगों को दूर भेजा जा रहा है ताकि लोग परेशान हो और लोग अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं करें। इसलिए ये 100 दिनों में जो भी किया है राजस्थान सरकार ने वो जनता के विरोध में किया है। ये 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन जनता के सबसे बुरे दिन ये 100 दिन निकले हैं जिसमें सारी विकास की योजनाओं को ठप कर दिया गया है, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जितने काम चल रहे थे उन सभी कामों को रोक दिया गया है। और इसके विपरीत में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को शुरू किया, जिन योजनाओं का लाभ सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट स्कीम के द्वारा लोगों को मिलना चाहिए था, उसको भी इस सरकार ने लागू नहीं किया है और उसको बंद किया है सिर्फ इस कारण से कि कहीं नरेंद्र मोदी जी को श्रेय नहीं मिल जाए। पर जनता जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है और इस आने वाले चुनाव में जनता उस ईवीएम मशीन पर
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर के इस सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। ये 100 दिनों का लेखा जोखा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं मानती हूँ कि जनता इस बात को सबसे सहमत है और जनता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पुनः बनाने वाली है। 14 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस अधिसूचना को जारी कर दिया और इस 10% जो आरक्षण सामान्य जातियों के लिए किया गया, इसमें केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में, राज्य सरकार की सभी नौकरियों में, केंद्र सरकार के सभी संस्थानों में, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो मेडिकल संस्थान हो, उन सब संस्थानों में उनको लाभ मिलना था। पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार ने जानबूझकर इस अधिसूचना को लटकाए रखा और 1.5 महीने बाद 24 फरवरी को उन्होंने इस अधिसूचना की कॉपी नीचे अधिकारियों को भेजी। अधिकारियों ने इस पर अलग अलग तरह से मार्गदर्शन मांगते रहे और आज की तारीख में एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति जिसको इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, एक को भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। और इस कारण से अभी तक केंद्र सरकार ने 1.5 लाख भर्तियां निकाल दी है बैंकों में, रेलवे में, पर दुर्भाग्य ये रहेगा कि राजस्थान का युवा उससे वंचित रहेगा। इसी तरह से IIT, IIM, केंद्रीय विद्यालय, वहां पर प्रवेश प्रक्रियाएं प्रारंभ होने जा रही है, पर इस प्रमाण पत्र के अभाव में हमारा वो सामान्य वर्ग का गरीब बच्चा उससे वंचित रहेगा। मुझे लगता है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि इस लाभ से वो लोग वंचित रह सके। अभी 12 मार्च को प्रमाण पत्र का प्रारूप अधिकारियों को भेजा है कि ये प्रमाण पत्र का प्रारूप होगा और उस पर भी किसी तरह की कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। दबी जुबान अधिकारियों का ये कहना है कि राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार ने हमें संकेत दिए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। और इस कारण ये जो केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, गरीब सामान्य वर्ग के परिवारों को भी आरक्षण मिले, ये मांग बहुत पुरानी थी और मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस मांग को पूरा किया। और दुख प्रकट करूंगा इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जिन्होंने इसको लटका के रखा है और इससे हमारे राजस्थान के युवाओं को इसका लाभ नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारत में इस राजस्थान को छोड़कर बाकी सब राज्यों ने इसको लागू किया है। इवन मध्य प्रदेश में जहां पर इनकी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया। पर अशोक गहलोत जी राजस्थान के उन सामान्य गरीब बच्चों से क्या चाहते हैं, उनके प्रति उनका क्या सोच है, ये इससे संकेत भी मिलता है और संदेश भी मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में ये युवा जो लाभों से वंचित होता जा रहा है, ये कांग्रेस को सबक सिखाएगा इस लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस की भारी पराजय हमको साफ भगवंत यूनिवर्सिटी में वार्षिक उत्सव को हुआ आयोजन। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को दी गई विदाई, हुनरबाजों ने दी कार्यक्रम में प्रस्तुति। हर साल की तरह इस साल भी भगवंत यूनिवर्सिटी का वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। करिश्मा 2019 के नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में फैशन शो, कैटवॉक, डांसिंग, सिंगिंग, रैपिंग जैसी कई प्रस्तुतियां खुद विद्यार्थियों ने दी। किसी ने भारतीय संस्कृति के नृत्य पर डांस किया तो किसी ने बॉलीवुड पे, किसी ने क्लासिकल सॉन्ग गाया तो किसी ने पॉप का जलवा बिखेर कर मुख्य अतिथि और बाकी विद्यार्थियों की तालियां बटोरी। कार्यक्रम में परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं और टीचर्स को भी सम्मानित किया गया। ईयर एंड पे जब सत्र समाप्त हो रहा होता है उस समय हम 2 फंक्शंस करते हैं। एक तो होता है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब शामिल होते हैं। और दूसरा होता है फेयरवेल फंक्शन, जिसमें थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को विदाई समारोह करते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस कंसेक्यूटिवली होते हैं। इन फंक्शनों में स्टूडेंट्स ने कुछ अवार्ड्स जीते होते हैं, कुछ मेरिट में होती है उनकी, या कुछ उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए होते हैं, तो उनके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। आज के लिए हम बाहर के विश्वविद्यालयों से या साइंटिस्ट को बुलाते हैं और उनके द्वारा उनको अवार्ड दिलवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MDS यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रीता मेहरा आई थी, जो MDS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा वो HRD में डायरेक्टर भी हैं।
वो आई थी, उन्होंने यानी पुरस्कार बांटे जो स्टूडेंट्स मेरिट थे, फर्स्ट क्लास आए, अपनी फर्स्ट पोजीशन आए अपने डिपार्टमेंट में। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेल खेला, उनको भी नेशनल लेवल पे खेला तो उनको भी सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसी तरह से बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो पिछले 10 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ टीचर्स हैं जो 15-15 सालों से जुड़े हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। उनको 10 इयर्स लॉन्ग सर्विस अवार्ड और 15 इयर्स लॉन्ग सर्विस अवार्ड से नवाजा गया। कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भी कहने में अवार्ड दिया गया, बेस्ट टीचर अवार्ड। इस तरह से हर प्रकार से पूरे सत्र में जो भी टीचर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जो भी स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, उसका एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। और दूसरे फेयरवेल फंक्शन में हम स्टूडेंट्स को शपथ दिलाते हैं कि आप पास आउट होने के बाद में देश में, समाज में किस प्रकार से कार्य करेंगे जिससे देश का और समाज का नाम रोशन हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स फेयरवेल देते हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर वालों को अपनी जिम्मेदारियां सौंप के जाते हैं कि भाई अगले 1 साल तक अब इस यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स के हित की कार्रवाई है। राजकीय संग्रहालय में 4 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई मशाल रैली। राजकीय संग्रहालय में जिला प्रशासन, संग्रहालय विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित 4 दिवसीय कला उत्सव के दौरान शनिवार को राजस्थान दिवस में मतदान का संदेश देती मशाल रैली पटेल मैदान से शुरू हुई। रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वमोहन शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली अग्रसेन सर्किल, सूचना केंद्र चौराहा, आगरगेट से होते हुए राजकीय संग्रहालय पहुंची। रैली में अधिकारियों व विद्यार्थियों द्वारा दीपदान किया गया। इस अवसर पर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई और कला उत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। मतदाता जागरूकता का जो स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के अंदर ये आज अजमेर में पटेल स्टेडियम से लेकर के और राजकीय संग्रहालय तक मसाल जुलूस का आयोजन किया गया है। इस मसाल जुलूस में अब अजमेर ज़िले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र से एक मसाल लाया गया है और 8 मसालों को मिला करके एक सिंगल मसाल प्रज्वलित किया जाएगा और फिर उस मसाल को लेकर के हम अजमेर के शहर से विभिन्न मार्गों से होते हुए राजकीय संग्रहालय तक पहुंचेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत उत्साह है लोगों में, सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी आए हुए हैं और हमारा यही आग्रह है अजमेर की जनता से कि 29 अप्रैल 2019 को मतदान दिवस के दिन भारी संख्या में मतदान करें और मतदान केंद्रों पे पहुंचे और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का जो उनका कर्तव्य है उसे निभाएं। सिंधी लेडीज क्लब का आयोजित हुआ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में समाज से जुड़े लोगों ने दी प्रस्तुतियां। पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को भी दी श्रद्धांजलि। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के चेटीचंड महोत्सव के 9वां दिवस पर सिंधी लेडीज क्लब द्वारा वार्षिक उत्सव रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जिसमें महंत हनुमान राव उदासी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संयोजक दिशा कृष्णानी ने बताया कि समारोह की शुरुआत में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट मौन रखा गया। वे साथ साथ सावन टीम द्वारा पुलवामा अटैक पर प्राधान्य नाटक का मंचन प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा भी कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां हुई। हमारी सिंधी लेडीज क्लब का एनुअल फंक्शन है जो हम लोग सिंधियत पे कर रहे हैं। झूलेलाल को भी बुला रहे हैं, पुरानी हीरोइंस भी हैं, सब हिंद सिंध पाकिस्तान भी दिखा रहे हैं, सब तरीके के प्रोग्राम दिखा रहे हैं, सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है आपके आज कार्यक्रम? भाई आज जैसे हिंद सिंध पाकिस्तान है, बच्चों के लिए प्रोग्राम है और लेडीज डांस कर रही हैं। होली पे हर त्यौहार दिखा रहे हैं, दिवाली, होली, अपन सब जो त्यौहार और चेटीचंड मनाएंगे, सब प्रोग्राम अपन करेंगे। इसमें सिंधी लेडीज क्लब का कोई सालाना बोलते हैं। हाँ। नाम बता दीजिए। मैं निर्मला लिखवानी, सिंधी लेडीज क्लब। मशहूर अदाकारा सुलक्षणा ने की दरगाह जियारत, मखमली चादर और फूल पेश कर मांगी अमन चैन की दुआ। धारावाहिक रामायण में भरत की पत्नी का किरदार निभाने वाली फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा आज अजमेर शरीफ दरगाह जियारत करने पहुंची, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत की चादर फूल पेश कर आगामी सीरियलों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। दरगाह में उन्हें जियारत सैयद जहूर बाबा चिश्ती ने कराई और तबरुक भेंट किया। सुलक्षणा ने दरगाह हाजिरी के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने ख्वाजा साहब की बारगाह में जियारत की ख्वाहिश थी, इसलिए आई है। फिल्म दुनिया में अपने 30 साल के सफर में सुलक्षणा ने सबसे पहले धारावाहिक रामायण में भरत की पत्नी का किरदार निभाया है। इसके बाद अलिफ लैला, कृष्ण सहित 66 धारावाहिक में अभिनय किया है, तो साथ ही मशहूर गुजराती फिल्म मीरा दातार में हिंदू क्वीन का मुख्य किरदार निभाया था। हाँ बताइए, आप आज अजमेर शरीफ आए जी, क्या मन्नत मनाते हैं? बस बाबा के दर्शन की बहुत इच्छा थी, ख्वाहिश थी, आरजू थी। अर्जी लेके आए हैं, बाकी जैसे उसकी मर्जी है और बाबा ने बुलाया है
हम कौन होते हैं, अपने आप बाबा बुलाते हैं और हम चल के आते हैं। अभी आपकी कौन सी फिल्में या कौन सीरियल आने वाले हैं? अभी मेरे सीरियल्स जो आएंगे अभी उनका नाम अभी मालूम नहीं है, उनका नाम नहीं रखा गया। बाकी मेरा लेटेस्ट जो शो था वो था जाना ना दिल से दूर, स्टार प्लस पे, और उस पर बहुत ही एक अहम रोल था और जो लोगों को बहुत ही पसंद आया। और बस आगे बाबा की दुआ चाहिए। इससे पूर्व आपने कौन कौन सी फिल्मों में नाटकों में सीरियल में? जी, मैं एक्चुअली तो फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 30-32 साल से हूँ। रामायण टीवी सीरियल जो श्री रामानंद सागर जी का था उससे मेरा डेब्यू हुआ था। उसमें मैंने भरत की वाइफ का रोल किया था और उसके बाद मैंने अलिफ लैला, कृष्णा और जाने कितने ही शोज़ के करीब 66 शोज़ में कर चुकी हूँ और फिल्म्स भी की हैं। एक तो हाँ, जो ख़ास मैं बताना चाहूँगी, मैंने फ़िल्म की थी मीरा दातार, गुजराती फिल्म थी और उसमें मैंने हिंदू क्वीन का रोल किया था, जो कि दरगाह शरीफ में बहुत उसकी एक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है और वो फिल्म बहुत अच्छी चली थी और उसमें जो काम था मेरा मुझे बहुत आज भी याद आता है। बहुत प्यारा काम था जो हमने गुजरात में किया था। इसके अलावा और भी कई फिल्म्स की हैं, हरियाणवी फिल्म की, अभी लेटेस्ट एक और फिल्म की थी करण जौहर जी की, धर्मा प्रोडक्शन की, कपूर एंड सन्स, उसमें भी एक कुछ रोल था मेरा। अब आगे आगे बातें चल रही है मीटिंग। आगे आप यूथ को क्या मैसेज देने जा रहे हैं? जो फिल्मों में आते हैं, सुनने में आते हैं, उनके साथ गलत हुआ है तो उनके लिए आप क्या करेंगे? सॉरी, जिन लोगों का यूथ जो आजकल फिल्मों की तरफ जरूर कर रहे हैं, जी जी, कई बार सुनने में आता है कि उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार होता है, गलत उनसे। एक्चुअली बात गलत व्यवहार की ये होती है कि थोड़ी सी अगर हम अपनी समझ से काम लें, थोड़े से इंटेलिजेंट रहे, स्मार्ट बने, तो कहीं पर भी हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज़ एक थोड़े से वक्त में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, दरअसल वो फिल्म लाइन हो या कोई भी और बिज़नेस हो, चाहे कोई भी का फील्ड हो, तो वहाँ पर उनके साथ धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। इंसान को पहले ये देखना चाहिए हमारी अपनी लिमिटेशंस क्या है, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारे अंदर टैलेंट कितना है, उसको हम कितना और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं और सही दिशा में जाके, सही डायरेक्शन में जाके, सही जगह सही लोगों से मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे शुरुआत में तो पता नहीं चलता है सही लोग कौन है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा एक समझ में आना चाहिए कि अपने आप ही समझ में आना चाहिए इंटेलिजेंटली कि कहाँ पर क्या गलत चल रहा है। क्योंकि जब अपने आप में विश्वास होता है, अपने में टैलेंट होता है, तो हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन होती है अगर वो सही है, सफ़र लंबा हो चलेगा लेकिन हमें अपनी मंजिल मिल जाती है। आपका नाम बताइए। सुलक्षणा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।